वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपने पहली वीडियो में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जाना कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से वर्क करती है या किस तरीके से उनकी ज़रूरत हमारे पास है। हाउ डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। इस क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से समझा कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां होने की क्यों ज़रूरत है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव। हमें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए। असल में पॉलिटिकल पार्टीज होना जरूरी है ये हम जान चुके हैं, लेकिन एक अच्छे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए या फिर एक अच्छी डेमोक्रेसी को साबित करने के लिए ऐसा कितनी पार्टी हो जो सबसे बेहतर उसे डेमोक्रेटिक बना सके या फिर उस देश को सबसे अच्छी डेमोक्रेसी बता सके। जैसे कि भारत की बात करें तो भारत में ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट नेशनल लेवल की और स्टेट लेवल की पार्टियां हैं जो इसमें काम करती रहती हैं। डेमोक्रेसी के किसी भी ग्रुप में सिटीजन्स को, सभी व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी व्यक्ति है, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में निवास करने वाला है, उसे अधिकार है कि वह अपनी एक निर्दलीय पार्टी या फिर एक नॉन फॉर्मल पार्टी बना सकता है या फिर अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा अगर प्रत्येक व्यक्ति इस तरीके से गवर्नमेंट बना सकता है या फिर इस तरह की पार्टी बना सकता है तो इस तरीके से तो बहुत सारी पार्टियां बन सकती हैं। तो इस सेंस में हम ये समझ सकते हैं सीधे तौर पर कि भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर कम से भी कम, अगर रीजनल बेसिस पर बात की जाए तो सैकड़ों से भी ज़्यादा पार्टियां देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर हमारे यूनियन लेवल पर बात की जाए या सेंट्रल लेवल पर बात की जाए तो वहाँ पर आपके नेशनल लेवल पर कुछ ही पार्टीज हैं जो हमारे सामने आती हैं। आइए जानते हैं हमारी किताब में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से। यहाँ पर हम एक फॉर्मल सेंस के रूप में देख सकते हैं कि बहुत सारी पार्टियां पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में प्रत्येक कंट्री में होती हैं और लगभग 750 पार्टियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत भारत में। तो इसका मतलब ये है कि लगभग भारत में ही 750 पार्टीज हैं और साथ ही साथ बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन। लेकिन बात की जाए तो ये 750 पार्टीज होने के बावजूद भी सभी सीरियस कैंडिडेट अपने पार्टी में या इलेक्शन में नहीं रखती। कुछ लोग अपने पर्टिकुलर रीजन के बेस पर कुछ ही क्षेत्रों में अपने कैंडिडेटों को उठाते हैं और बाद में उन्हें भी बहुमत के आधार पर या फिर किसी दूसरी पार्टी के प्रलोभन के आधार पर या फिर उससे फायदा देखते हुए वे उसकी तरफ मुड़ जाती हैं या फिर ये निर्दलीय पार्टी अपने एमएलए को उन्हें साइन कर देती हैं या फिर उन्हें के यहाँ पर चली जाती हैं। Usually one of the handful of the parties are effectively in the race to win election and form the government। और इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ ही मुट्ठी भर पार्टी ऐसी हैं जो सही मायने में इस इलेक्शन की दौड़ में भाग लेती हैं और इसमें जीतती हैं और अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं। तो ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले सामने हमारे ये आता है कि हाउ मेनी पार्टीज आर इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर द डेमोक्रेसी, कि वे कौन सी सबसे अच्छी इफेक्टिव पार्टी हो सकती है जो कुल मिलाकर डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है या फिर एक तरीके से एक अच्छी डेमोक्रेसी को साबित कर सकती हैं। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल द रन द गवर्नमेंट। ऐसी बहुत सारी कंट्रियां हैं जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी कंट्रोल करती है और रन करती है गवर्नमेंट को। जैसे कि हम चाइना का एग्जाम्पल ले चुके हैं कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। ऐसी पार्टियों को वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है। जैसा कि हमने अपनी 9th क्लास की बुक में नोटिस किया था, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी नाम की एक पार्टी है जो मुख्य रूप से लीगली लोगों से स्पीक करती है फ्री फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के लिए और साथ ही साथ वह बंद कराती है इलेक्ट्रोल सिस्टम के दौरान, जहां पर वह लगभग 3 से 4 हजार लोगों को चुनती है और उन लोगों को कहा जाता है कि वे पहले कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करें और उसके बाद जाकर वे आगे के इलेक्शनों को उनसे करवाती हैं, जिसके आधार पर जो भी चुना हुआ कैंडिडेट है वह कम्युनिस्ट पार्टी का ही होता है। ऐसी स्थिति में हम बात कर सकते हैं कि ऐसी कंट्रियां जो सिर्फ एक सिंगल पार्टी को रखती हैं वह सिंगल पार्टी सिस्टम से बिलोंग करती है, जैसे चाइना इसका एग्जाम्पल है।
अगर यहाँ पर हम भारत की बात करें तो भारत एक मल्टी पार्टी सिस्टम से बिलोंग करता है। यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं। आइए इसके बारे में जानने से पहले एक न्यू व्यू समझ लेते हैं जो आपको एक थीसिस के रूप में मिला हुआ है, द मोरल फोर्स ऑफ द पॉलिटिक्स। मोरल फोर्स क्या है? व्हाट इज द किशन जी मीन बाय द अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन। किशन जी ने किस तरीके से अल्टरनेटिव रूप से पॉलिटिकल फॉर्मेशन करना चाहा है, ये कम क्वेश्चन हमारे सामने आता है कन्वर्सेशन के रूप में जब सुधा और करुणा की कन्वर्सेशन होती है शैलेश और ग्रेसी से। ऑल फॉर वुमेन हैड लीड वेरी पावरफुल पीपल मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये सभी महिलाएं अलग अलग हिस्सों से बिलोंग करती हैं कंट्री के और एक पावरफुल डिस्कशन करती हैं। दे आर मीटिंग इन द विलेज इन उड़ीसा। ये विलेज उड़ीसा में मिलती हैं। अवे फ्रॉम द डे टू डे स्ट्रगल टू थिंक अफ्रेश द फर्दर ऑफ द पीपल मूवमेंट। वे बात करती हैं उस एक फर्दर मूवमेंट के बारे में जो लोगों द्वारा हो रहा है। द डिस्कशन नेचुरली टर्न टू द किशन जी who was regarded as a friend। वे नॉर्मली मुड़ जाती हैं किशन जी नाम के एक व्यक्ति पर जो उनका फ्रेंड है पॉलिटिकल फिलोसफर के रूप में। वह उन्हें मोरल गाइड करते हुए बताता है कि किस तरह के मूवमेंट ग्रुप के रूप में होते हैं कंट्री में, और साथ ही साथ वह आर्ग्यू करता है लोगों के साथ उस मूवमेंटों पर जहाँ पर वे उसे चाहिए कि किस तरीके से एम्ब्रेस किया जाता है पॉलिटिक्स को ओपन रूप से। His argument was simply yet powerful। उसके आर्गुमेंट जो होते हैं, उसके द्वारा कही हुई बातें जो होती हैं वह बहुत ही साधारण लगती हैं लेकिन है पावरफुल, क्योंकि मूवमेंट फोकस्ड ऑन ए सिंगल इश्यूज आर सुटेबल एज लॉन्ग एज वी विश टू अचीव लिमिटेड चेंज इन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो चीज़ें सिंगल इशू के रूप में आती हैं वे काफ़ी लंबे समय से हमारी इच्छाओं के रूप में रही हैं और कहीं ना कहीं वे एक अच्छे पर्टिकुलर एस्पेक्ट को भी दिखाती है लाइफ के। बट इफ वी विश टू ब्रिंग अबाउट ए फंडामेंटल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छा सामाजिक बदलाव हो या फिर सामाजिक रूप से आधिकारिक बदलाव हो, फंडामेंटल या मौलिक रूप के अधिकारों के साथ, और बेसिक चेंज इवन इन द वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, चाहे वह सामाजिक बदलाव आपके जीवन में हो, हमें चाहिए कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में वे कौन से मॉरल फोर्स होंगे जो पॉलिटिक्स का निर्माण करेंगे? पीपल मूवमेंट मस्ट इस्टेब्लिश ए न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन टू एक्ट एज ए मॉरल फोर्स ऑफ द पॉलिटिक्स। और इस तरीके से हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि लोगों का यह मूवमेंट जो इस्टेब्लिश करेगा उन नए पॉलिटिकल फॉर्मेशन को, वह कहीं ना कहीं उसके मॉरल फोर्स को डिफाइन करेगा जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ दिस वाज एन अर्जेंट टास्क ही सेड। उन्होंने बताया कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क है, बिकॉज ऑल द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैड बिकम इररिलेवेंट फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं चाहती हैं होने वाली चीज़ों में या फिर आने वाली चीज़ों में। आइए जानते हैं अपने ही टॉपिक पर चलते हुए दोबारा से। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंज बिटवीन टू मेन पार्टीज। अगर बात की जाए तो कुछ कंट्रियों में पावर जो होती है मेनली दो पार्टियों के बीच में चेंज होती रहती है। ऐसी स्थिति में इलेक्शन एक पार्टी द्वारा जीत लिया जाता है और इसे नेशनल लेजिस्लेटर के रूप में एक गवर्नमेंट का निर्माण करती है। बट ओनली टू मेन पार्टीज हैव ए सीरियस चांस टू विनिंग मेजोरिटी। लेकिन ऐसी स्थिति में सिर्फ दो ही पार्टीज ही वे ऐसी होती हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती रहती है। सच ए पार्टी सिस्टम कहा था टू पार्टी सिस्टम। ऐसे पार्टी सिस्टम को टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। तो हमने वन पार्टी सिस्टम पढ़ा। वन पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था चाइना के। इसके बाद हमारे पास आया है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम के भी विभिन्न एग्जाम्पल हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला एग्जाम्पल आता है यूनाइटेड स्टेट का, यूनाइटेड किंगडम का, अमेरिका का के। आइए जानते हैं यूएसए और यूके। इसके बाद आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम मुख्य एग्जाम्पल है हमारे इंडिया की पार्टी सिस्टम का। मल्टी पार्टी सिस्टम का मुख्य एग्जाम्पल आपकी इंडिया ही है और इसमें विभिन्न
प्रकार से एक से अधिक पार्टियां हो सकती हैं और ये एक से अधिक पार्टियां अलग अलग तरीके से अपने कार्य को करती रहती हैं। पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल पार्टीज, और इस तरीके से हम इस चीज को रिफाइन कर सकते हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में कि यह सबसे प्रसिद्ध तरीका हो सकता है पार्टिसिपेशन का पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में, जहां पर एक से ज्यादा पार्टीज एक साथ वर्क करते हुए अपनी चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर सकती हैं। तो हमने यहाँ पर मुख्य रूप से 3 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा है। पहला वन पार्टी सिस्टम, सेकेंड इज 2 पार्टी सिस्टम एंड थर्ड इज मल्टी पार्टी सिस्टम। अब आते हैं हम मल्टी पार्टी सिस्टम में। मल्टी पार्टी सिस्टम के अंतर्गत हम जानेंगे कि भारत में वे विभिन्न प्रकार की नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं। इंडिया में विभिन्न प्रकार की नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी हैं, जिनके बारे में हम अपने पेज नंबर 80 पर जानने वाले हैं। हमारी सबसे पहली पार्टी के रूप में आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो सबसे पहले 1885 में इसका गठन हुआ था और यह तब से लगातार चलती आ रही है और यह विभिन्न रूप से लगातार गवर्नमेंट को बढ़ाती आ रही है, अपने यहाँ पर कार्य करती आ रही है। इसके सबसे पहले इंडिपेंडेंट नेशन के अंतर्गत जो नेता बने थे वे जवाहरलाल नेहरू थे और इसके अलावा इसकी रूलिंग पार्टी 1977 से 1980, 1989 और उसके बाद 1989 से यह सपोर्ट धीरे धीरे घटता चले गया था, जिसके बाद यह एक सेंट्रिस्ट पार्टी के रूप में सामने आई थी या फिर केंद्रीय सरकार के रूप में इसका गठन हुआ था। और इसके दौरान 2004 में इसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स 145 मेंबर लोकसभा इलेक्शन में जीते थे और उसके बाद करंटली लीड द रूलिंग यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर, और उस समय के दौरान इसने सबसे पहले कोalition गवर्नमेंट का गठन भी किया था। अब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। बीजेपी, जिसका फाउंडेशन 1980 के दौरान हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के रूप में या भारतीय जनसंघ के रूप में यह पार्टी हिंदुत्व को प्रमोट करने वाली एक कल्चरल नेशनलिज्म पार्टी रही है, जो मुख्य रूप से हिंदुइज्म को प्रमोट करती है। इसके अलावा आपने आज जो आपकी पर्टिकुलर ये पार्टी है, यही आपकी रूलिंग पार्टी के रूप में है। 2014 और 2019 के इलेक्शनों को जीतने के बाद यह लगातार रूलिंग पार्टी के रूप में आपके सामने है। इसके बाद आती है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। बीएसपी का फाउंडेशन 1884 ईस्वी में किया गया था कांसीराम द्वारा और इसके बाद यह ओबीसी, दलित और एससी वर्ग को प्रमोट करती आ रही है। इसके अलावा यह पार्टी काफ़ी हद तक उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी इसने कई बार अपनी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की है और काफ़ी बार यह इस गवर्नमेंट को बनाने में सफल भी रही है। इसके बाद आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका गठन 1964 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, जिसका निर्माण 1925 ईस्वी में हुआ था, और इसके बाद नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, जिसका गठन 1999 ईस्वी में हुआ था। इन सभी चीज़ों को आप नोट करते हुए चलेंगे और इनके नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ये सबसे प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में आती है, लेकिन इसके अलावा भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो हमारे इंडिया में इलेक्शन में भाग लेती रहती हैं। इन पार्टीज को स्टेट पार्टीज के नाम से रखा गया है। आइए जानते हैं स्टेट पार्टीज किस तरीके से वर्क करती है। अदर देन द 6 पार्टीज, इन 6 पार्टियों से अलग मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्रीज आर क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टीज। इसके बाद इलेक्शन कमीशन द्वारा क्लासिफाइड की जाने वाली पॉलिटिकल पार्टीज को स्टेट पार्टीज कहा जाता है। दीज आर कॉमनली रेफर टू द रीजनल पार्टीज। ये मुख्य रूप से रीजनल पार्टीज के रूप में होती हैं, कुछ खास रीजन के लिए ही ये खड़ी होती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के नाम से
बहुत सारी पार्टीज खड़ी हुआ करती थी। सपा की बात यहाँ पर नहीं हुई है, क्योंकि यह सपा मुख्य रूप से उस समय के दौरान सिर्फ एक पॉलिटिकल रीजनल पार्टी थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी बसपा कहीं ना कहीं एक सेंट्रल पार्टी रही है या फिर नेशनल पार्टी रही है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, समानता पार्टी की और राष्ट्रीय जनता दल की, जो एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट के रूप में सेवरल स्टेट पर कार्य करती हैं। इसके अलावा बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फोर्स और मिजो नेशनल फ्रंट, इस तरह के जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, ये स्टेट पार्टीज के रूप में आती हैं। Over the last 3 decades, the number of the strength of the each parties has expanded. अगर पिछले 30 सालों की बात की जाए तो ये पार्टी धीरे धीरे अपनी एक्सपेंडिचर को, अपने नंबर्स को, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाती जा रही है। और दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन पॉलिटिकली मोर एंड मोर डिजर्व। और इस तरीके से यह पार्लियामेंट के अंतर्गत इंडियन पॉलिटिकली के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा डिजर्व हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं पार्टियाँ। चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहले आता है कि वे कौन से चैलेंज हो सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के सामने आती है। चैलेंज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। चैलेंज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से वर्क करता है। वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। हम समझ चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से वर्क करती हैं और किस तरीके से यह बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारी डेमोक्रेसी को बनाने के लिए। सिंस पार्टीज आर द मोस्ट वैल्यूएबल फेस ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर बात की जाए तो यह पार्टीज बहुत ही विजिबल फेस दिखाती हैं डेमोक्रेसी के अंतर्गत। इट इज नेचुरल दैट द पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर वट एवर इज रॉन्ग विद इन द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। साथ ही साथ ये पॉलिटिकल पार्टीज दिखाती हैं कि करने वाली पार्टीज के अंतर्गत या फिर डेमोक्रेसी के अंतर्गत काम करने वाली पार्टीज किस तरीके से गलत हो सकती हैं या किस तरीके से सही हो सकती हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन विद द फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। और ऐसी स्थिति में हम उन पार्टीज की भी बात करते हैं कि जो पार्टीज सही तरीके से वर्क नहीं कर पाती है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के दौरान। ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा विश्व उन्हीं पर नजर बनाए रखता है और देखता है कि किस तरीके से वे पार्टी सही तरीके से वर्क नहीं कर पाती। इसका मुख्य एग्जाम्पल हम पर्टिकुलर उस समय की बात कर सकते हैं जब चाइना में आपकी फेमेन प्रॉब्लम आ गई थी, अकाल पड़ गया था। उस समय के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी सही तरीके से रोल प्ले नहीं कर पाई थी, जबकि भारत में फेमेन आने की स्थिति में भी हमारे उस समय के नेता रहे थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने लोगों को उपवास रखने की प्रेरणा दी थी और काफ़ी हद तक उस क्राइसिस को ख़त्म करते हुए अपनी देश को आगे बढ़ाया था, अपने देश को सुदृढ़ बनाकर दोबारा से लोगों के सामने खड़ा कर दिया था। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं इस रूप में। दिस इज द केस ऑफ द आवर कंट्री टू। यह हमारी कंट्री का भी एग्जाम्पल है। पावर डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द क्रिटिसिज्म हैज फोकस ऑफ 4 प्रॉब्लम एरिया इन द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। मुख्य रूप से यह डिससेटिस्फैक्शन वाला जो क्रिटिसिज्म है या ये आलोचनाएं जो होती हैं उन पार्टीज के तौर पर, जब उन पार्टीज द्वारा कोई खास चीज़ सही तरीके से कार्यवाही नहीं की जाती या फिर वर्किंग में नहीं लाई जाती, तो यह कहीं नहीं कहीं उनके सामने एक प्रॉब्लम फेस करती है और ये 4 तरह की प्रॉब्लमों को सामने लेकर आती है। आइए जानते हैं कि वर्किंग पॉलिटिकल पार्टीज के सामने ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के रूप में हो सकती हैं या फिर ये किस तरह के चैलेंजेस के रूप में हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू फेस द ओवरकम दिस चैलेंज इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करने पड़ते हैं उन ओवरकम को जो चुनौतियों के रूप में उनके सामने आते हैं, चैलेंजेस के रूप में उनके सामने आते हैं जो डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें उस समय की जब भारत में अभी कुछ
3-4 महीने पहले लाइट की प्रॉब्लम आई थी, तो उस चीज़ पर बहुत बड़ी चर्चा हुई थी एक यूनिवर्सल, एक ग्लोबल लेवल पर, कि किस तरीके से एक देश बिना लाइट के कुछ दिन गुजार लेता है, या फिर किस तरीके से ये क्राइसिस आते हैं, या फिर अगर किसी भी देश में कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में सही तरीके से पानी नहीं जा पाता, किसी पर्टिकुलर एरिया में सही तरीके से बिजली नहीं पहुंच पाती, तो ये क्राइसिस सबसे बड़ी आलोचना का कारण बन सकते हैं पर्टिकुलर एक गवर्नमेंटल लेवल, एक ग्लोबल लेवल पर। दिस फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ द इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी। और इस तरीके से पहला चैलेंज आता है उस कमी के रूप में जो इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी को दिखता है इन पार्टीज में। यह फेस करता है कि किस तरीके से ऑर्डिनरी पीपल सही तरीके से गवर्नमेंट में भाग नहीं ले पाते, या फिर किस तरीके से वे उसको एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं दे पाते। अब सेकंड चैलेंज के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द सेकंड चैलेंज? द सेकंड चैलेंज ऑफ द डायनेटिक सेंसेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। यह कहीं ना कहीं पहले वाले का ही दूसरा प्रारूप है, पहले वाले का ही दूसरा पहलू है। सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट पार्टिसिपेट ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाती हैं, या फिर अपने ओपनली अपना मत नहीं रख पाती है। ऐसी स्थिति में फॉर देयर फंक्शन देयर वाज वेरी फ्यू वे फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन ए पार्टी। ऐसी स्थिति में वे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को चयनित करती हैं जो ऑर्डिनरी वर्क के रूप में राइज करता है और टॉप पे रहता है ऐसी पार्टीज में। Those who happen to be the leader are in a position of the unfair advantage to favor people close to them or even their family members। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि किस तरीके से वह लीडर वर्क करते हुए दिखाता है कि वह अनफेयर सिचुएशन में कार्य करता है, उन्हें एडवांटेजों के साथ साथ जो फेवरेबल पीपल को क्लोज करवा देती है, खत्म करवा देती है। In many parties, the top position are always controlled by the member of the one family। और इस तरीके से हम देखते हैं कि पर्टिकुलर उस समय के दौरान एक पूरी की पूरी सिचुएशन, या फिर यह पूरी सिचुएशन एक फैमिली द्वारा ही फुलफिल की जाती है। दिस इज आल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी। यह डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत बुरा है। और इसी तरीके से यह सेकंड चैलेंज के रूप में हमारे सामने आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से एक सिंगल पार्टीज होते हुए की फैमिली के लोगों को ही टिकट देने की कोशिश करती है। इसका मुख्य एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है हमारी कांग्रेस पार्टी में, जिसमें हम देखते हैं कि लगातार एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ही चयनित किए जाने की कोशिश की जाती है, और देखा जाता है कि जो राहुल गांधी हैं उन्हें ही एक लीडरशिप देने की बात रखी जाती है, जहां पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मत इससे अलग हो जाता है। थर्ड चैलेंज के रूप में आता है मनी एंड मस्कुलिन पावर, कि किस तरीके से पैसा और मस्कुलिन पावर का यूज किया जाता है, और वह किस तरीके से स्पेशली इलेक्शन के दौरान